हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। तो आज हम परसेंटेज की लास्ट क्लास करने वाले हैं। फाइनली फाइनली बहुत बड़ा चैप्टर है। आ, और दो तीन क्लास मेरी खुद की इसमें ऐड हो गई, यानी कि जो मैं अपनी तरफ से आपको बोनस क्लास देता हूँ। तो उस हिसाब से चैप्टर बड़ा हो गया, लेकिन बहुत डिटेल में मैं कह रहा हूँ, इससे डिटेल परसेंटेज का हो ही नहीं सकता जितना डिटेल में मैंने आपको पढ़ाया। बच्चे, हो सकता है कि आपको भी इस चीज का अंदाजा ना हो, लेकिन जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, वर्कशीट और क्लास नोट्स का रिवीजन, बात पे गौर करना, वर्कशीट और क्लास नोट्स का रिवीजन आप बार बार करेंगे, उसके बाद आप चाहे मॉक टेस्ट लगाओ, चाहे आप किसी एग्जाम में बैठो, चाहे आप किसी बुक को लेके बैठो, किसी और कोचिंग के नोट्स को लेके बैठो, मैं कह रहा हूं भाई, उड़ा दोगे सारे सवालों को, क्योंकि कुछ हो बचेगा ही नहीं आज की क्लास के बाद में परसेंटेज में। और मैं चाहता हूं हर चैप्टर से हम ऐसे ही निकले। परसेंटेज, अगर मैं कहूं आपके पूरे सिलेबस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की लिस्ट अगर मैं बनाऊं, तो परसेंटेज नंबर 1 पे आएगा। पूरे सिलेबस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर की लिस्ट अगर मैं बनाऊं, तो परसेंटेज का स्थान पहले नंबर पे होगा। आप कहेंगे सर ऐसे कैसे? हर चैप्टर से फिक्स है एक दो क्वेश्चन। भाई, मैं उस लेवल की बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं परसेंटेज को मैंने नंबर 1 पे क्यों रखा। इसके बाद आता है प्रॉफिट लॉस, कंप्लीटली परसेंटेज के ऊपर डिपेंड। साधारण ब्याज परसेंटेज के ऊपर डिपेंड। चक्रवृद्धि ब्याज परसेंटेज के ऊपर डिपेंड। तो अपने साथ साथ चार चैप्टर्स, डिस्काउंट परसेंटेज के ऊपर डिपेंड, चार चैप्टर को अपने साथ लेके चलता है ये। 8-10 नंबर का काफिला है परसेंटेज का, जिसका मुखिया परसेंटेज है। तो चलिए, मुखिया आज कंप्लीट हो जाएगा और कल से हम अपना प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ हानि चैप्टर को पढ़ रहे होंगे। ठीक है भाई। तो चुनाव के एक दो क्वेश्चन बचे हुए थे, इनको कर लेते हैं। ये सवाल देखो एक बार जरा। ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क भी दिया था। कुल मतों में से जब बात आए तो किस तरीके से सवालों को किया जाता है। एक चुनाव में 12% ने अपना मत ही नहीं डाला। कह रहा 2% डाले गए मतों को अमान्य घोषित कर दिया। 2% को अमान्य घोषित कर दिया। इस चुनाव में केवल दो ही उम्मीदवार थे। विजेता ने कुल पंजीकृत मतदाताओं का 46% लिया। विजेता ने कुल पंजीकृत का, वैध मतों का नहीं, कुल पंजीकृत टोटल वोट का 46% लिया और अपने प्रतिद्वंदी से 1044 मतों से हराया अपने प्रतिद्वंदी को। तो मैंने आपसे बोला कि जब भी हमें कुल मतों का परसेंटेज दिया होगा, कुल मतों का, तो हम कौन सा मेथड, दूसरा मेथड जो मैंने कल आपको बताया था, वो यूज करते हैं। कि भाई मानकर चलो कि 100 जो है ये आपके कुल मत है। ये क्या है? ये आपके टोटल वोट है, कुल मत है। अब कह रहा है कि भैया इसमें से 12% ने अपना वोट ही नहीं दिया। क्या हुआ? 12% ने अपना वोट ही नहीं दिया। तो फिर मतदान कितने लोगों ने किया है, वोट कितने लोगों ने किया? आप कहेंगे सर घटा दो, 12 घटा दो 100 में से। 88 लोगों ने मतदान किया है, 88 लोगों ने वोट किया। अब कह रहा है इनमें से 2% अमान्य यानी कि इनवैलिड यानी कि अवैध घोषित हो गए। अगर 2% अवैध हो गए तो जरा 88 का 2% बताना मुझे। 88 का 2% तो ये कितना होता है? 176/100, यानी कि 1.76। तो 88 में से 1.76 अवैध घोषित हो गए, तो 1.76 माइनस कर दो इसमें से, तो ये आ जाएगा 86.24। यानी कि ये हमारे वैध मत हैं। क्या है? ये हमारे वैलिड वोट हैं। आपने क्या किया? 88 का 2% निकाला, कितना आ गया? 1.76। 88 में से माइनस कर दिया तो 86.24 आ गया। और ये हमारे वैध मत हैं। अब इन्हीं में से ही दो लोग डिसाइड होंगे, एक विनर और एक लूजर, एक जीतने वाला और एक हारने वाला। और सवाल ने क्या बोला? सवाल ने बोला कि जो विजेता है, जो जीतने वाला है, उसे कुल पंजीकृत का 46% मिला, टोटल वोट का 46। आपको 86.24 का 46% नहीं निकालना, कुल पंजीकृत का 46, यानी कि इस 100 का 46 मिला है। तो 100 का 46% कितना होता है भैया जो विजेता को मिला? सर 46 ही होगा। अब कल मैंने आपको बहुत डिटेल में स्टोरी
के माध्यम से सिखाया कि बेशक इसने अपने वोट की कैलकुलेशन टोटल में से की हो, लेकिन ये मिले तो इसको इन्हीं में से ही होंगे भाई, मिले तो इन्हीं में से ही होंगे इसको। तो हारने वाले के कितने हो गए 86.24 और उसमें से 46 माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा 0, 8 में से 4 गया 4, 40.24 ये हारने वाले के हो गए। कह रहा है उसने अपने प्रतिद्वंदी को 1044 मतों से हरा दिया, 1044 से। तो डिफरेंस कितना है इनका 6.24 का, और इसकी वैल्यू कितनी है 1044। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 1044 बटा 6.24। तो 100 की कितनी आएगी, कुल संख्या पूछ रहा है ना, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, गुणा 100 कर दो। जल्दी से कैलकुलेट करके बता दो मुझे कितना जवाब आएगा भाई। एक यूनिट की वैल्यू 1044 बटा 6.24, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, गुणा 100 कर देंगे, हमारा जवाब आ जाएगा। ये महंगा सवाल है, कैलकुलेशन है इस सवाल में। तो बच्चा आप कहेंगे कि सर पॉइंट हटा तो 2 जीरो ऊपर आ गई, ठीक है। किससे कटेगा ये, बोलो भाई, किससे कटेगा, ये कटेगा आपका 6.24। अरे नहीं, ये 6.24 का डिफरेंस थोड़ी है, सॉरी सॉरी सॉरी, 6.24 का डिफरेंस थोड़ी है यार। अरे यार 5.76 का डिफरेंस है, 5.76 का डिफरेंस है भाई। 6.24 का क्यों आ गया, 46 में से ये घटाओगे तो 5.76 का ही तो डिफरेंस आएगा, है ना, 5.76 का डिफरेंस। और इसी की ही वैल्यू 1044 के बराबर है। तो एक यूनिट की वैल्यू आएगी 1044 बटे 5.76। तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, आप गुणा 100 कर दो, पॉइंट हटेगा, 2 जीरो यहां आ जाएंगी। अब आप कैलकुलेट करो, अब कैलकुलेट करो, 576 नीचे है, 1044 ऊपर है, कितने से कटेगा ये, 4 से कटेगा क्या, 4 एकम 4, 1 4 चौक 16, 4 चौक 16, ये कटेगा 4 दूनी 8, 2 4 छिंग 24, 4 एकम 4, 9 से कटेगा, 9 एकम 9, 9 छिक्के 54, 9 दूनी 18, 9 नाम 81, 16 से इसको काट दो भाई, फिर ये 29 और 4 जीरो बटे 16 है, 29 और 4 जीरो बटे 16, 29 4 टाइम्स 0 और डिवाइड बाई 16 है। तो 16 से काटेंगे, 16 एकम 16, आगे कितना बचा 9 और 4 13, 16 अट्ठे 128, 2 16 एकम 16, 4 16 दूनी 32 और 16 पंजे 80, 18,125। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है, ऑप्शन नंबर डी। थोड़ी सी कैलकुलेशन थी इसमें, तो हम कहेंगे कि भाई ये हमारा महंगा सवाल है, महंगा सवाल, ठीक है। तो जो महंगे सवाल हैं उनकी प्रैक्टिस, उनकी खुद से कैलकुलेशन कई बार आपको करनी है, ठीक है भाई। आगे चलें, इसको करिए जरा, फिर मिसलेनियस क्वेश्चन कराता हूं आपको मैं, कुछ विविध क्वेश्चन कराता हूं। इसको करो 5.76। अरे भाई 46 में से 40.24 घटाओगे तो 5.76 ही तो आएगा भाई। 46 में से आप 40.24 घटाओ, कितना 5.76 ही तो आएगा भाई। 40 से 41 जाने के लिए कितना और चलना पड़ेगा, 0.76.24 से, और 41 से 46 जाने के लिए 5 जाना पड़ेगा, तो 5.76। चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 10% ने मतदान ही नहीं किया, 10% ने अपना वोट ही नहीं डाला, कह रहा 60 मत अवैध पाए गए। ये सवाल थोड़ा अलग है, सुनो भाई साहब, ब्लैक टी शर्ट, हाँ लगे पड़े होना है उसी तरीके से करने में।
ये सवाल थोड़ा सा अलग है। उसने कहा 10% ने अपना मतदान ही नहीं किया और 60 मत अवैध पाए गए। यहां हमें 60 वोट ओरिजिनल नंबर दिया हुआ है और पीछे के सवालों में हमें ओरिजिनल नंबर नहीं दिया हुआ था। यहां ओरिजिनल है कि 60 मत अवैध घोषित पाए गए हैं। तो हमें थोड़ा सा चेंज करना है अपने सवाल के करने के तरीके को। कह रहा है विजेता उम्मीदवार को कुल मतों का 47, अगेन ये वही है, कुल मतों का 47, वैध मतों का नहीं, कुल मतों का 47% मिला और 308 से जीत गया। कह रहा नामांकित मतदाताओं की संख्या। अब यहां पर हमें, अभी तक मैं क्या मान के चल रहा था कि जब भी सवाल ऐसा आए कि भाई एक उम्मीदवार को कुल मतों का मिला है, तो हम क्या मान के चलते थे, 100। मान लो 100 आपके क्या है, कुल मत। लेकिन इस सवाल में थोड़ा सा चेंज करना है। दरअसल उसने क्या बोला है, उसने बोला 10% ने तो मतदान नहीं किया। ओके, उसने बोला कि 60 मत अवैध पाए गए, यानी कि हमें अवैध का परसेंटेज नहीं दिया हुआ, इस बार बोल दिया 60 मत हैं जो अवैध हैं, इनवैलिड है वो 60 वोट हैं। तो हमें यहां 60 को माइनस करना है। तो उसके लिए हम, अब 100 तो हमने अपनी तरफ से संख्या को माना है, बोलो भाई 100 तो हमने अपनी तरफ से संख्या को माना है, तो इसमें से थोड़ी घटा सकते हैं हम 60 को। तो फिर हमने रेशियो चैप्टर में पढ़ा कि जब भी ऐसा सवाल आए तो आप ओरिजिनल संख्या को रेशियो वाली संख्या से अलग करने के लिए रेशियो संख्या के साथ आर लगा दो, कि मान लो आपके 100 आर हैं जो कुल मत हैं। अब ये आर मैंने क्यों लगाया बता तो दिया, दोबारा एक्सप्लेन करूंगा, थोड़ा सा आगे चलो। कह रहा 10% ने मतदान नहीं किया। अगर 10% ने मतदान नहीं किया तो मतदान कितने लोगों ने किया होगा, 90 आर ने। भाई वोट कितने लोगों ने डाला होगा, 90 आर ने। अब सवाल कहता है कि भैया 60 मत अवैध हो गए, 60 वोट हैं जो अवैध हैं। अब मुझे 60 वोट इसमें से माइनस करने हैं, 90 आर माइनस 60। अब आप देखो, अगर मैं आर नहीं लगाता, अगर मैं ये आर नहीं लगाता तो आप कंफ्यूज हो जाते, आप 90 माइनस 60 करते और 30 कह देते, जो कि गलत हो जाता, क्योंकि 90 तो मेरी मानी हुई संख्या है और ये 60 हमें ओरिजिनल नंबर दे रखा है। तो 90 में से 60 नहीं माइनस कर सकते हम, मानी हुई संख्या में से ओरिजिनल नंबर कभी माइनस नहीं कर सकते। इसीलिए हमें पता रहे कि ये मेरी मानी हुई संख्या है, उसमें मैंने आर लगाया। तो ये जो 90 में से 60 माइनस किया है, ये हमारे वैलिड वोट है, वैध मत है। अब इनमें से दो लोग आएंगे, एक विनर और एक लूजर, एक जीतने वाला और एक हारने वाला। अब कह रहा है जो विजेता है उसको कुल मतों का, कुल मत कितने हैं, 100 आर। तो 100 आर का 47% कितना होता है, 47/100, ये हो जाएगा 47 आर। यानी कि भाई जीतने वाले को कुल मतों का 47% है, कुल मतों का। अब बेशक ये कुल मतों में से अपनी कैलकुलेशन कर रहा है, लेकिन मिले तो इन्हीं में से होंगे 47, इसको मिले तो इन्हीं में से ही होंगे ना। आप कहेंगे हाँ, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि लूजर हारने वाले को कितने मिले होंगे, 90 आर माइनस 60 और उसमें से 47 आर माइनस कर दो, तो कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 43 बचेगा ना, 43 आर माइनस का 60। भाई 90 में से 47 गया तो 43 बचा ना, ये आपके हारने वाले के नंबर आ गए, हारने वाले के वोट आ गए। अब सवाल कहता है कि वह 308 वोटों से जीता है, 308 के डिफरेंस से जीता है। तो भैया इसमें से ये माइनस करना पड़ेगा, 47 आर माइनस 43 आर, और ये माइनस और माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस। सामने देखो ब्लू टी शर्ट, मैंने कहा इसमें से ये माइनस करना पड़ेगा अंतर निकालने के लिए। तो 47 आर माइनस 43 आर, और ये माइनस जब अंदर जाएगा ब्रैकेट के तो इस माइनस को प्लस बना देगा, प्लस का 60, ये हो जाएगा 4 आर प्लस का 60। और ये डिफरेंस है, ये क्या है, ये डिफरेंस है, ये अंतर है उनके वोट का। क्या है, उनके वोट का अंतर है, और जो कि हमें कितना दिया हुआ है, 308। बस यहां से आर की वैल्यू निकाल दो,
4R बराबर कितना हो जाएगा, 308 माइनस का 60 हो जाएगा 248। 248 और 4 से जाएगा, 4 छिंग 24, 4 दूनी 8, यानी कि आर की वैल्यू हो गई 62। और आपसे क्या बोला उसने, मतदान की संख्या 100 आर की वैल्यू, तो 100 आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 गुणा 62, तो आंसर विल बी 6200। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, देखना। सवाल में मैंने क्या बोला, मान लो 100 आर कुल मत है, कह रहा 10% ने अपना वोट नहीं दिया, तो 90 आर ने दिया होगा वोट मतदान, कह रहा 60 मत अवैध हो गए, तो इस 90 आर में से 60 को सीधा सीधा माइनस करो। 90 में से 60 माइनस मत करना, 30 मत कह देना इसको, 90 आर में से 60 को माइनस करना है। अब इन्हीं में से दो लोग बनेंगे, विनर और लूजर। कह रहा है जो जीतने वाला है उसको कुल मतों का 47 है, तो कुल मत तो 100 आर है, उसका 47 आर हो गया। अब जो हारने वाला है इसमें से 47 आर माइनस किया, तो 43 माइनस 60 आ गया। अब इन दोनों का डिफरेंस, तो इसमें से ये घटाया तो हमें मिला कितना, 4R प्लस का 60, जो कि 308 के बराबर है। डिफरेंस अंतर से जीता है ना, तो आर की वैल्यू 62 आ गई, 100 आर की वैल्यू 6200 हो जाएगी। बिल्कुल सही जवाब है, ये भी एक अच्छा सवाल है। ठीक है बच्चा, तो यहां पर आकर आपके अब मिसलेनियस टाइप शुरू होता है, बस खत्म। इतना ही आपने करना है, इससे ज्यादा और प्रैक्टिस अगर आप करना चाहते हो कि भैया हमें तो चुनाव वाले सवालों की और प्रैक्टिस करनी है, तो बच्चे YouTube पर आपने सर्च करना है रामबाण सीरीज, रामबाण सीरीज, और आगे डाल देना मैथ्स। ठीक है, तो आपको 14 क्लास मिल जाएंगी मेरी, 14 क्लास। उसे ओपन करोगे, उसके अंदर एक जो क्लास है वो आएगी चुनाव संबंधित प्रश्न, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं तो वहां से कर लेना। ठीक है, इतने काफी हैं, कुछ मैं वर्कशीट में डाल दूंगा। फिर भी अगर आप कोई वीकेंड पे अपना कुछ करना चाहें तो रामबाण सीरीज से आप वो कर लेना, क्योंकि जब आपका एग्जाम आएगा उस टाइम भी आपको रामबाण सीरीज करनी पड़ेगी, तो बेहतर है अभी से ही उसे करते हुए चलो। 14 क्लास हो चुकी हैं आपके एग्जाम के नजदीक, मैं 6-7 क्लास और डालूंगा, 20-22 क्लास हो जाएंगी, तो इन 14 को कंप्लीट कर लो अपने सिलेबस के साथ ही। ठीक है, अपने सिलेबस के साथ ही। चलिए अब विविध सवाल कराता हूं आपको मैं। विविध में पहला क्वेश्चन है आपके सामने, ये रहा। ये सवाल देखिए जरा। दरअसल विविध में मैंने वो सवाल डाले हैं जिनका कोई टाइप नहीं है, इक्का दुक्का सवाल हैं, उनको विविध में डाल दिया है, अपना अलग ही उनका कॉन्सेप्ट है उनको। और सूखे फल ताजे फल के भी 2-3-4 सवाल मैंने डाल दिए हैं, सूखे फल ताजे फल वाले। कह रहा है कि एक सेल्समैन को उसके द्वारा की गई कुल बिक्री पर 18% कमीशन मिलता है। कुल बिक्री जितनी वो बिक्री करेगा 18% कमीशन है, लेकिन अगर वो 40,000 रुपए से अधिक की बिक्री करेगा तो उसे 1% का बोनस भी दिया जाएगा, 1% का बोनस भी दिया जाएगा। यदि सेल्समैन की कुल कमाई 1100 रुपए है तो बिक्री बताओ कितने रुपए की है। सवाल को आप 2-3 बार पढ़ो, हो सकता है आपकी समझ में ना आए, मैं आपको बिल्कुल नेचुरल तरीके से समझाऊंगा और आपकी समझ में आ जाएगा। पहले आप पढ़ो सवाल को। पढ़ा आपने, आराम आराम से पढ़ो, परसेंटेज आज खत्म हो जाएगा बच्चा, हो गया मतलब ये मान लो। अच्छा अब सुनो, मान लो आप सेल्समैन हो और मैं होलसेलर हूं। होलसेलर यानी जिसके पास बहुत सारा सामान का भंडार है, और छोटे छोटे बहुत सारे सेल्समैन है उसके पास, वहां से सामान लेकर जाते हैं और मार्केट में बेचते हैं। बुरा मत मानना, एक समझने वाली बात है। मैं सेल्समैन बन जाता हूं, आप होलसेलर बन जाओ, मुझे बुरा नहीं लगेगा।
तो मेरे पास बहुत सारे सेल्समैन हैं और मैं क्या करता हूं, मैं उनको सामान देता हूं और मार्केट में जाकर वो बेचते हैं सामान को। और मैं उनसे कहता हूं कि भैया जितना भी सामान तुम बेचोगे ना, जितना भी सामान तुम बेचोगे, मैं उस पर 18% कमीशन दूंगा तुम्हें। मैं उस पर तुम्हें 18% कमीशन दूंगा। तुम खुश हो गए, वाह। मैंने कहा और सुनो, अगर तुम 40,000 रुपए से ज्यादा की बिक्री करके आते हो ना दिन में, तो मैं तुम्हें 1% का बोनस भी दूंगा। वो 18% कमीशन तो तुम्हारा है ही है। अगर तुम 40,000 से कम बिक्री करके लाए हो तो 18% ले जाओ कमीशन, और अगर 40,000 से ज्यादा ले आए तो 1% का बोनस ले जाना ऊपर की बिक्री पर। जो भी ऊपर की बिक्री तुम करके लाओ उस पर 1% बोनस ले जाना। डील समझ में आ गई तुम्हें? डील समझ में आ गई ना? 40,000 से ऊपर की बिक्री करके लाओ, 1% बोनस ले जाओ। 40,000 या उससे नीचे की बिक्री करके लाओगे तो 18% कमीशन फिक्स है। और इस तरह तुम्हारा कमीशन बना 11,000 रुपया। 11,000 रुपया। अब मैंने कहा बताओ कितनी बिक्री तुमने टोटल की है, टोटल कितनी बिक्री तुमने की है। तो अच्छा मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि जो 1% का बोनस है उसकी कंडीशन क्या है, 40,000 रुपए से ज्यादा की बिक्री अगर तुम करोगे तो तुम्हें 1% का बोनस मिलेगा। अगर, लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि वो 1% का बोनस जो है ना, वो मैं 40,000 पे भी तुम्हें दूंगा। टोटल पे 1% का मैं तुम्हें एक्स्ट्रा तुम्हारा कमीशन ही बढ़ा रहा हूं मैं। भाई वो कंडीशन थी कि 40,000 से ज्यादा की बिक्री करो, ऊपर की बिक्री पर 1% ले जाओ। लेकिन मैं कह रहा हूं कि मान लो अगर वो 40,000 पर भी 1% का कमीशन देता, अगर वो 40,000 पर भी, अगर अगर 40,000 पर भी 1% का कमीशन होता, पर भी 1% हो, तो उसका एक्स्ट्रा कमीशन कितना हो जाएगा? एक्स्ट्रा कमीशन बताएंगे आप मुझे कि अगर मैं कहूं 40,000 पर भी 1% वो मिलने लग जाए उसको, तो एक्स्ट्रा कितना उसे कमीशन मिलेगा एक्स्ट्रा? तो आप कहेंगे सर वो 1% का जो बोनस है अगर मैं 40,000 पर भी देने लग जाऊंगा तो मुझे 400 रुपए और ज्यादा मिलने लगेंगे, मुझे 400 रुपए और ज्यादा मिलने लगेंगे। यानी कि जो तुम्हारा कमीशन 11,000 था ना, अब वो बढ़ के कितना हो जाएगा? अब वो बढ़ के हो जाएगा 11,400 रुपए। वो कमीशन 11,000 था, मैंने कहा अगर अगर मैं 40,000 पर भी तुम्हें 1% देने लग जाऊं, जो कि मैंने मना किया था कि 40,000 से ऊपर दूंगा मैं 1%, और वो उस प्रकार तुमने 11,000 कमाए। मैंने कहा अगर मैं 40,000 पर भी तुम्हें 1% दूं तो आपका कमीशन 400 रुपए ज्यादा होगा, यानी कि 11,400। और जो 18% था वो 1% बढ़ के कितना हो जाएगा? वो 19% हो जाएगा, क्योंकि मैंने टोटल पे 1% कर दिया। अब टोटल पे 1%, कोई कंडीशन नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है, कोई 40,000 से ऊपर की बिक्री नहीं, कोई कंडीशन नहीं, टोटल पे 1% कर दिया मैंने। तो टोटल कमीशन हो गया 19 बराबर 11,400। 1% 19 छिक्के 114, 600। तो 100%, 100 से गुणा कर देंगे तो 60,000। यानी कि टोटल बिक्री कितने की करके आया है? टोटल बिक्री करके आया है 60,000 की। टोटल बिक्री करके आया है 60,000 की। ठीक है, ये सवाल कभी पहले आते थे, अब नहीं आते हैं, लेकिन आप इन्हें करके जाना। ये सवाल करना जरा, जल्दी से बताओ इसका जवाब। इसे करना बच्चे जरा, देखें कौन करेगा।
सवाल कह रहा है एक विक्रेता को उसके द्वारा की गई कुल बिक्री पर 12% का कमीशन है। जितनी उसने बिक्री की 12% का कमीशन उसे दिया गया, और अगर वो 15,000 के ऊपर की बिक्री करता है उसे 1% का बोनस दिया जाता है। यदि विक्रेता की कुल कमाई 6350 है तो कुल बिक्री बताओ क्या होगी। बताएंगे जरा क्या जवाब होगा। 15,000 से ऊपर की, 15,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% का बोनस दिया गया। मैंने आपसे बोला कि ये कंडीशन हटा दो कि 15,000 से ऊपर 1% बोनस है। मैंने कहा आप 15,000 पर भी 1% दे दो उसे। आप अगर उसे 15,000 पर भी 1% बोनस दोगे तो उसका एक्स्ट्रा कमीशन कितना हो जाएगा भाई। अगर आप 15 अपनी कंडीशन को हटा दो तो आप कहेंगे सर 150 रुपए एक्स्ट्रा उसे मिलेंगे अगर मैं उसे 15,000 पर भी 1% दे दूं। यहां तो मैंने बोला कि 15,000 से ऊपर की बिक्री पर 1%। मैंने कहा अगर मैं 15,000 पर भी 1% देने लग जाऊं तो मुझे 150 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो कुल उसका कितना हो जाएगा भैया, कुल बोनस या कुल कमीशन कितना हो जाएगा, 6350 प्लस 150, 6500 हो जाएगा। और परसेंटेज में कितना हो जाएगा, 12 प्लस 1 यानी कि 13%। तो 1% कितना होगा, 13 पंजे 65, 500। तो 100% कितना होगा, 50,000। यानी कि कुल बिक्री उसने कितने की है, 50,000 की कुल बिक्री की है उसने। ठीक है, तो एक अच्छा सवाल था। अब मैं थोड़ा सा ताजे फल और सूखे फल के बारे में आपको ज्ञान देता हूं। बड़ी प्रैक्टिकल सी बात है, बड़ी प्रैक्टिकल सी बात है। कोई फल है, कोई फल है, कोई फ्रूट है, कोई फ्रूट है, ठीक है। उसमें दो चीज होती हैं, उसमें दो चीज होती हैं। एक तो होता है उसमें सॉलिड पार्ट या फिर जिसको हम पल्प कहते हैं, पल्प। और एक होता है उसमें वाटर, पानी। क्या इन्हीं दोनों चीजों से मिलकर हमारा फ्रूट बनता है भाई। अगर मैं तरबूज की बात करूं, पल्प, पल्प यानी कि जो सॉलिड पार्ट होता है, सॉलिड पार्ट, और वाटर यानी कि पानी, उन दोनों से मिलके ही बनता है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं किसी भी सॉलिड पार्ट, मान लो मैंने 4-5 पत्थर लिए और धूप में रख दिए, क्या वो धूप के कारण उड़ जाएंगे पत्थर। अगर मैंने 4-5 पत्थर लिए और मैंने धूप में रख दिए तो क्या वो धूप के कारण उड़ जाएंगे क्या पत्थर, वाष्पीकरण हो जाएगा क्या उनका, इवेपोरेशन हो जाएगा क्या। आप कहेंगे नहीं सर क्यों पागल बना रहे हो। लेकिन अगर मैंने एक बर्तन में पानी लिया और उसको धूप में रख दिया, वो उड़ जाएगा, वो उड़ जाएगा पानी, उसका इवेपोरेशन हो जाएगा, उसका वाष्पीकरण हो जाएगा। थोड़ी बहुत फिजिक्स में आप नॉलेज लेंगे इसके बारे में, या ली भी होगी कुछ बच्चों ने, कि वाष्पीकरण किसका होता है, इवेपोरेशन किसका होता है, पानी का होता है। तो ऐसा सोचो कि अगर मैं किसी तरबूज को, मान लो ये क्या है, ये तरबूज है, ये क्या है, ये तरबूज है। अगर मैं इसको काट कर दो हिस्सों में, अगर मैं इसको दो हिस्सों में काट कर, मान लो इस तरबूज का वजन है सपोज दैट 5 किलो का तरबूज है ये, मैंने दो हिस्सों में इसको काटा और इसको धूप में सूखने के लिए रख दिया, मैंने इसको धूप में सूखने के लिए रख दिया, धूप में। तो आप मुझे बताओ कि 2 घंटे के बाद, या मान लो कुछ देर बाद, कुछ देर बाद, कुछ देर बाद, इनका जो वजन है ना, जो वजन है, जो इनका जो वजन है, वो वजन 2 किलो बचा है। कुछ देर बाद जो वजन है वो 2 किलो बचा। तो जरा मुझे एक बात बताओ कि भैया जब मेरा गीला या फिर ताजा तरबूज था तो उसका वजन 5 किलो था। उस तरबूज में क्या क्या था, पल्प और वाटर। उसको आपने सूखने के लिए रख दिया 5 किलो तरबूज को, कुछ देर बाद वो 2 किलो बचा। तो आप जरा मुझे बताना कि 5 किलो से 2 किलो जो वजन हुआ, ये 3 किलो की कमी किसकी आई है, 3 kg की कमी पानी की आई है या पल्प की आई है।
पानी की कमी आई है, 5 किलो से 2 किलो जो वजन हो गया इसका, ये पानी कम हुआ है या सॉलिड पार्ट कम हुआ है? आप कहेंगे 3 किलो की जो कमी आई है ना, ये पानी की कमी आई है। यानी कि तरबूज में जो 5 किलो का तरबूज था, उसमें कुछ पानी था, कुछ सॉलिड पार्ट था, जो भी था हमें नहीं पता, लेकिन जब उसे सूखने के लिए रखा, उसका वजन बचा 2 किलो। तो जो 5 किलो से 2 किलो आया है, ये 3 किलो कम पानी हुआ है, धूप में पानी उड़ गया। पहली बात आपको समझ में आई। दूसरी बात जरा मुझे बताना, मान लो इस तरबूज में 1 किलो पल्प था, 1 किलो पल्प था, और 4 किलो या 4 लीटर, या किलो में ही मान लो, कहेंगे सर वो पौने 2 लीटर में होता है, उतना दिमाग मत लगाना, 4 किलो पानी था, 4 किलो पानी था। 5 किलो में 1 किलो पल्प था और 4 किलो पानी था। भाई सूखने के लिए रखा, वजन बचा 2 किलो। अब आप मुझे बताओ इस 2 किलो में पल्प कितना बचेगा, पल्प, और पानी कितना बचेगा, दोनों की मात्रा बता दो मुझे। इस 2 किलो तरबूज में पल्प कितना बचेगा और पानी कितना बचेगा? ये लास्ट स्टेटमेंट है, इसके बाद एक सिंगल स्टेटमेंट में थ्योरी खत्म करके सवाल पे आ जाऊंगा मैं। मेरा सवाल है कि जो ये 5 किलो तरबूज था, इसमें 1 किलो पल्प सॉलिड पार्ट, 4 किलो पानी था, सुखाया, 2 किलो वजन बचा टोटल। तो मुझे इसे बताओ कि इस 2 किलो में पल्प कितना है और पानी कितना है? वेरी गुड। आप कह रहे हो कि सर पल्प जो शुरू में था ना 1 किलो, लास्ट में भी वो 1 किलो ही बचेगा, और दो में से एक अगर पल्प हो गया तो 1 किलो पानी बचेगा। अब यहां से आपको मैं एक बात समझाना चाहता हूं, और आप समझ गए, मेरे बताने से पहले ही समझ गए आप, कि जब हम किसी ताजे फल को सुखाते हैं, जब हम किसी ताजे फल को सुखाते हैं, तो जो मात्रा सॉलिड पार्ट की या जो मात्रा पल्प की ताजे फल में होती है ना, सूखे फल में भी उतनी ही मात्रा होती है। जो मात्रा पल्प की ताजे फल में होती है, सूखे फल में भी पल्प की उतनी ही मात्रा होती है। 1 किलो पल्प अगर ताजे फल में था, तो भैया 1 किलो पल्प सूखे फल में रहेगा। पानी हवा में उड़ता है, सॉलिड पार्ट नहीं उड़ता। तो भैया पल्प अगर 1 किलो ताजे फल में है, तो 1 किलो सूखे फल में रहेगा। अब मैं एक स्टेटमेंट लिखने वाला हूं कि भैया ताजे फल में, ताजे फल में, ताजे फल में पल्प की मात्रा, पल्प की मात्रा, इंग्लिश वाले बच्चे लिखो क्वांटिटी ऑफ पल्प इन फ्रेश फ्रूट, क्वांटिटी ऑफ पल्प इन फ्रेश फ्रूट इक्वल्स टू सूखे फल में, सूखे फल में पल्प की मात्रा, पल्प की मात्रा। बस ये स्टेटमेंट पूरे सवाल को सॉल्व कर देगा कि क्वांटिटी ऑफ पल्प इन फ्रेश फ्रूट इक्वल्स टू क्वांटिटी ऑफ पल्प इन ड्राई फ्रूट्स। ठीक है भैया, जो पल्प की मात्रा ताजे फल में होगी, वही पल्प की मात्रा सूखे फल में होगी। हर सवाल में आपने यही करना है। हर सवाल में जितना भी सूखे फल ताजे फल का सवाल आएगा बच्चा, हर सवाल में आपने ताजे फल में कितना पल्प है बराबर कर देना है सूखे फल में कितना पल्प है। मैं कह रहा हूं एक सिंगल सवाल नहीं रुकेगा, सारे सवाल हो जाएंगे। कैसे, जरा देखना। ये सवाल देखो जरा अपने सामने आप सवाल को जस्ट पढ़ेंगे। कह रहा ताजे फल में 68% पानी है और सूखे मेवे में 20% पानी है। 100 किलो ताजे फल से कितना सूखा मेवा प्राप्त किया जा सकता है? मुझे मतलब ही नहीं कितना परसेंट पानी है, मुझे तो मतलब है पल्प कितना है। आपने पल्प की मात्रा ताजे फल में निकालनी है और पल्प की मात्रा सूखे फल में निकालनी है, दोनों को बराबर कर दो।
उसने अगर बोला है कि ताजा फल कितना है 100 किलोग्राम, लिख लो यहां पर 100 किलोग्राम गुणा, कह रहा है कि ताजे फल में 68% पानी है। प्यारे बच्चे, अगर 68% पानी है तो पल्प कितना होगा? 100 में से घटा के बता दो जल्दी। अगर 68% पानी है तो क्या 32% पल्प होगा? ये क्या है? 32 कहां से आया? 100 में से 68 घटा दिया, 100 माइनस 68 कितना आ गया? 32। तो अगर 68% पानी है तो 32% क्या हो गया? पल्प, ताजे फल में, ताजे में, फ्रेश फ्रूट में। अब सूखा फल कितने किलो है वो तो हमसे पूछा ही है कि भैया कितना किलो सूखा फल निकाला जा सकता है, वो तो हमसे पूछा है। मैंने मान लिया वो 1 किलो है। और अगर उसमें 20% पानी है, भाई सूखे फल में कितना है? 20% पानी, हमें तो पल्प चाहिए। अगर सूखे फल में 20% पानी है तो पल्प कितना होगा? 100 में से घटाओ, 80% पल्प होगा। और ये भी आपका कितना आ गया? पल्प की मात्रा आ गई सूखे फल में और पल्प की मात्रा ताजे फल में, दोनों को बराबर कर दो, क्योंकि वो बराबर रहेगी, ताजे में जितना पल्प है उतना सूखे में रहेगा। अब काटा पीटी करके ए की वैल्यू निकाल दो। भाई 16 दूनी 32, 16 पंजे 80, 5 से जाएगा 20 बार, तो ए बराबर कितना आ गया? 20 दूनी 40 किलो। ये आ गया आपका जवाब। सिंगल लाइन में आपका जवाब आएगा। वैसा आपने सवाल में क्या करना है? पल्प की मात्रा ढूंढनी है ताजे फल में, पल्प की मात्रा ढूंढनी है सूखे फल में, बराबर कर दो, उड़ा दोगे आप सवाल को। एक सवाल और देता हूं आपको, जल्दी से आंसर बताओ इसका। बताओ। आपसे बोला है उसने कि ताजे तरबूज में 90% पानी है, जबकि सूखे तरबूज में 20% पानी है। ताजा तरबूज 20 किलो है, तो सूखे तरबूज का वजन क्या होगा? भाई 500 में 20 किलो ताजा तरबूज है, अगर उसमें 90% पानी है तो पल्प कितना होगा? पल्प बोलो। 90 घटा दो 100 में से 10%, तो ये ताजे तरबूज में पल्प आ गया। अब सूखे तरबूज का वजन कितना है नहीं पता हमें, तो हम उसको मान लेते हैं ए। और सूखे तरबूज में अगर 20% पानी है तो पल्प कितना होगा? 100 में से 20 घटा दो, 80%। तो ये जाएगा 10 या 8 80, ए बराबर कितना हो गया? 20, और ये 8 डिवाइड में आ जाएगा, तो 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40, तो 2.5 किलो आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। वाटर पूछेगा तो 20 में से 2.5 घटा दो। भाई अगर पानी पूछे तो 20 में से 2.5 घटा दो, 17.5 पानी होगा। इस सवाल पे आ जाओ जरा। इसका जवाब बताओ। सवाल कह रहा है कि ताजे अंगूर में 80% जल है, जबकि सूखे अंगूर में 10% जल है। यदि सूखे अंगूर का वजन 250 किलो है, यदि सूखे अंगूर का 250 किलो है, तो जब ये ताजा थे तो इनका वजन कितना रहा होगा? अब यहां सूखे अंगूर का वजन दे दिया 250 किलो, तो कह रहा है जब ये ताजा थे तो इनका वजन कितना रहा होगा उस टाइम पे। इस बार हमें ताजा का वजन पूछ लिया, तो मैंने मान लिया ए। भाई ताजा थे तो इनका वजन, तो मैंने कहा ए। अब कह रहा है कि 80% जल है, किसमें? ताजा में। हमें तो पल्प का परसेंटेज चाहिए। अगर 80% पल्प जल है तो 20% पल्प होगा ताजा तरबूज में या अंगूर में। और सूखे का वजन कितना दे रखा है? 250, और उसमें पानी कितना है? 10% जल है, तो 90% पल्प होगा। अब यहां से आप ताजे तरबूज का वजन निकाल लो, हो गया।
कितना आ रहा है 1125। चलो देखते हैं, परसेंटेज से परसेंटेज उड़ा दो, 0 से 0 उड़ा दो, 2 से जाएगा 125 बार, और 125 निम्मा कितना होता है 1125। ए बराबर कितना आ गया 1125 आ गया, ऑप्शन नंबर सी। हो गया भाई। चलो, तो फिर ये सवाल आपको मैं होमवर्क दे देता हूं, अब चैप्टर ही खत्म हो गया। या इसे कर लो, होमवर्क नहीं कर लो, होमवर्क है तो फिर कल तुम मुझे परेशान करोगे जी, कल का होमवर्क कल का होमवर्क, इसे कर ही लो। कह रहा 20 किलो ताजे तरबूज में 96% पानी है, कुछ समय बाद इसमें 95% पानी रह गया, तो तरबूज की वर्तमान वजन कितना है, यानी कि सूखने के बाद कितना वजन है। तो 20 किलो ताजा में अगर 96% पानी है तो पल्प कितना होगा, 100 में से 96 घटा दो 4%। सूखने के बाद इसका वजन हमें नहीं पता, और इसमें 95% पानी है, तो पल्प कितना है 5%। परसेंट से परसेंट गया, 5 चौकू 20, 4 चौके 16, तो ए बराबर कितना आ गया 16, 4 चौकू 16 ना। तो सूखने के बाद इसका वर्तमान वजन कितना है 16 किलो। भैया परसेंटेज चैप्टर आपका होता है खत्म। कल हम क्या पढ़ेंगे, कल हम पढ़ेंगे लाभ हानि या फिर प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है भैया, तो कल हमारा नया चैप्टर शुरू होगा फाइनली। डिस्काउंट एक अलग चैप्टर है, ठीक है। तो तैयार होके आना, परसेंटेज का जो चार्ट वगैरह है सब कुछ क्लियर रहने चाहिए आपको। प्रॉफिट लॉस पढ़ते समय आपको लगेगा कि हम परसेंटेज ही पढ़ रहे हैं, बहुत सारे टाइप ऐसे होंगे वहां जहां ऐसा लगेगा कि परसेंटेज ही पढ़ रहे हैं। चैप्टर परसेंटेज जितना बड़ा तो नहीं है, लेकिन हाँ 8 9 10 क्लास तो इसमें लगेंगी, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट दोनों में मिलाकर 8 9 10 क्लास लगेंगी, 5 6 क्लास प्रॉफिट लॉस में, 2 से 3 क्लास आपकी डिस्काउंट चैप्टर में। ठीक है भैया, तो कल से एक और हम अच्छे चैप्टर की शुरुआत करेंगे। तो ये चैप्टर कंप्लीट है। इस सैटरडे इसका मॉक क्विज तैयार हो चुका है और वो मिलेगा आपको, तो आपके पास 2 3 दिन का समय है, अच्छे से रिवीजन कर लो इस चैप्टर का। मैं चाहता हूं आपका अच्छा स्कोर हो, 50 क्वेश्चन आपको मिलेंगे प्रॉफिट परसेंटेज के। ठीक है, तो कल सुबह 11 बजे। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।